नमस्कार साथियों, जीएस वाला ऑफिशियल में आप लोग का स्वागत है। आज इस वीडियो में कवर करेंगे जनन एवं भ्रूणीय विकास। तो सबसे पहले इसका नोट देख लेते हैं और इससे पहले जितने वीडियो डाला गया है उसका प्ले लिस्ट बना दिया गया है, आप लोग जाकर के चैनल पर देख सकते हैं। जो चैनल पर नए हैं कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। पहले नोट देख लेते हैं। वह प्रक्रम जिसके माध्यम से जीव अपनी संख्या में वृद्धि करता है प्रजनन कहलाता है। वह प्रक्रिया जिसके माध्यम से जीव अपनी संख्या में क्या करता है, वृद्धि करता है, रिप्रोडक्शन कहलाता है। ठीक है। प्रजनन में भाग लेने वाले अंगों को प्रजनन अंग तथा जीव विशेष के सभी प्रजनन अंगों को सम्मिलित रूप से प्रजनन तंत्र कहा जाता है। जो अंग भाग लेता है उसको प्रजनन अंग कहा जाता है और जो उसमें जो जीव के सभी प्रजनन अंग को सम्मिलित रूप से प्रजनन तंत्र कहा जाता है। उसको रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहा जाता है। पूरा तंत्र, जितना भी तंत्र काम करता है। प्रजनन के माध्यम से प्रत्येक जीवधारी अपने सामान्य जीवों को पैदा करता है। प्रत्येक जीवधारी द्वारा प्रजनन अनिवार्य नहीं होता है। ऐसा नहीं कि प्रत्येक जीवधारी प्रजनन करेंगे। मानव भी अधिकांश कोशिकाओं की तरह एक लिंगी होता है। मानव क्या है, एक लिंगी है, अर्थात इसमें नर और मादा के जनांगों और लैंगिक लक्षणों में भिन्नता होती है। पुरुषों में एक जोड़ी विरिशन यानी टेस्ट्स तथा स्त्रियों में एक जोड़ी अंडाशय प्रमुख जनांग होते हैं। इसको ध्यान रखना है, दोनों में एक एक जोड़ी होते हैं। ठीक है। मानव में निषेचन की प्रक्रिया अंडवाहिनी या फिलोपियन नली में संपन्न होती है। यहाँ नर युग्म शुक्राणु तथा मदा युग्म अंडाणु के संलयन से युग्मज यानी जैगोट का निर्माण होता है, जो कि द्विगुणित होता है और विकास कर शिशु का निर्माण करता है। मनुष्य में गर्भावस्था या गर्भकाल की औसत अवधि निषेचन के बाद 266 दिन यानी 38 सप्ताह के आसपास होता है। ठीक है। 38 सप्ताह एक टाइम पीरियड रहता है। मादा जनन पथ में पहुंचने के पश्चात शुक्राणु की निषेचन क्षमता सामान्यतः 48 घंटे तक तथा कभी कभी 72 घंटे तक सुरक्षित रहती है। ठीक है। जबकि अंडो उत्सर्ग के बाद अंडक कोशिका लगभग 12 से 24 घंटे का निषेचन के योग्य रहती है। ठीक है। अगला पॉइंट दिया गया है, निषेचन क्रिया के बाद युग्मज अर्थात जैगोट में विभाजन प्रारंभ हो जाता है तथा क्रमशः मोरुला, ब्लास्टुला व गेस्टुला का निर्माण होता है। ये तीनों का निर्माण होता है। गेस्टुला के निर्माण की प्रक्रिया तीसरे सप्ताह में प्रारंभ होती है तथा इसके दौरान 3 प्रारंभिक अंकुरण स्तरों की स्थापना होती है। ठीक है। अब देखिए, ये 3 प्रारंभिक अंकुरण स्तर ये कौन कौन से हैं? ये हैं प्रिमोर्डियल, जर्मिनेटिव लेयर, इक्टोडर्म, मेसोडर्म और इंडोडर्म की स्थापना होती है। मानव भ्रूण का हृदय अपने परिवर्धन के चतुर्थ पंचम सप्ताह में स्पंदन करने लगता है। गर्भकाल के प्रथम 2 सप्ताह को पूर्व भ्रूणीय अवस्था कहते हैं, जबकि तीसरे से 8वें सप्ताह को क्या कहा जाता है? भ्रूणीय, देख लेते हैं, भ्रूणीय विकास काल कहा जाता है। 8 सप्ताह तक, जो 3 सप्ताह से लेकर 8 सप्ताह तक क्या कहा जाता है? भ्रूणीय विकास काल कहा जाता है। बच्चा का विकास होता है, क्योंकि यह अंग विकास का मुख्य समय होता है। 9वें सप्ताह से जन्म तक के समय को भ्रूणकाल कहा जाता है, जिसमें ऊतकों तथा अंगों का परिपक्वन तथा शारीरिक वृद्धि होती है। अगला पॉइंट दिया गया है उल्लव या एमनियोन। उल्लव या एमनियोन ये उल्लवी तरल भरा होता है, जो कि भ्रूण को नम बनाए रखने, बाहरी दबाव तथा धक्कों, आघात इत्यादि से सुरक्षा करने का कार्य करता है। अगला पॉइंट दिया गया पक्षी या सरीसृप। सरीसृप जो रेंगता है, आदि अंडज अम्नियोटस में कोरियोन या जरायु एलेट्वाइस के साथ मिलकर कोरिया एलेटैलिक झिल्ली बनता है। थोड़ा सा वर्ड डिफिकल्ट है, जो गैसीय विनिमय का मुख्य स्थल है। स्तनधारियों में कोरियोन गर्भावस्था की एंडोमेट्रियम के साथ मिलकर प्लेसेंटा अपरा बनाता है, जो भ्रूण का श्वसन पोषण उत्सर्जन अंग है। पक्षी या सरीसृप आदि अंडज अम्नियोटस में एलेट्वाइस नाइट्रोजनों अपशिष्ट का भंडारण करता है और कोरियोन के साथ श्वसन या गैसीय विनिमय में भूमिका निभाता है। जबकि अपरा कोशिका या एलेटाइकला भ्रूण के उपापचयी अपशिष्ट पदार्थ का एकत्रण व गैसीय विनिमय में सहयोग करता है।
तो इसको एक बार से 2 बार तक आप इसका देख सकते हैं। उसके बाद चलिए ऑब्जेक्टिव डिस्कशन करते हैं। जो चैनल पर है कृपया सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने में आपका कुछ नहीं जाता है, मोटिवेशन मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है? देखिए निषेचन क्रिया सिंपल है, स्त्री के अंडवाहिनी में। कहाँ होती है? अंडवाहिनी में होती है, ओविडक्ट्स। ठीक है, अगला पॉइंट है, इसको पढ़ लीजिएगा आप लोग वीडियो को रोक करके। मानव में शरीर के निम्नलिखित भागों में से किस एक में शुक्राणु डिंब को निषेचित करता है? तो इस शरीर के इस भाग में डिंबवाहिनी नली में शुक्राणु डिंब को निषेचित करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मदा जनन पथ में पहुंचने के पश्चात मानव शुक्राणु अपनी निषेचन क्षमता सुरक्षित रखते हैं कितने मिनट तक? देख लेते हैं इसका, शायद 1 से 2 मिनट, 1 से 2 दिन होना चाहिए इसका, 1 से 2 दिन। ठीक, मादा जनन पथ में पहुंचने के पश्चात शुक्राणु निषेचन क्षमता सामान्यतः 48 से 72 घंटे सुरक्षित रखती है। यदि इस अवधि में अंडा शुक्राणु से नहीं मिलता तो उसका अपक्षय प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, कि मानव भ्रूण का हृदय कब स्पंदन करने लगता है? करने लगता है? अपने परिवर्तन के चतुर्थ सप्ताह में। जब चौथा सप्ताह आता है तो उसमें आपका जो है स्पंदन करने लगता है हृदय। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी कला परिवर्धनशील भ्रूण की शुष्कन से रक्षा करती है? तो ये हो जाएंगे उल्लव, ये रक्षा करती परत से। उल्लव एक परत होता है चारों साइड, यूपीएससी में पूछा गया है 1995 क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन है, सर्टोली कोशिका किस अंग में पाई जाती है? देखिए सर्टोली कोशिका किस अंग में पाई जाती है? ये विरिसन में पाई जाती है। कहाँ से? कहाँ में? विरिसन में पाई जाती है। 1862 में इटालियन फिजियोलॉजिस्ट एरिल सर्टोली ने इस कोशिका की खोज किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सॉरी यहाँ से लास्ट है ये, अब कवर करेंगे हम लोग, इसी वीडियो में कवर कर लेते हैं इसको। ये पादप कार्य की प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण, चलिए आप लोग लास्ट तक बने रहें, बहुत अच्छा कवर है इसमें। प्रकाश संश्लेषण देखिए क्या है? प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस वह प्रक्रिया है जिसमें पौधों के हरे भाग सूर्य से प्रकाश ऊर्जा को ग्रहण कर वायु से ली गई कार्बन डाइऑक्साइड तथा मृदा से शोषित जल H2O द्वारा कार्बोहाइड्रेट्स यानी ग्लूकोज का निर्माण करते हैं एवं ऑक्सीजन को उत्पादन के रूप में बाहर निकालते हैं, बाय प्रोडक्ट। प्रकाश संश्लेषण की संपूर्ण क्रिया को निम्नलिखित अभिक्रिया द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है, यानी रिएक्शन नीचे हम दिया। देखिए वायु वातावरण से CO2 लेते हैं और नीचे से पृथ्वी से H2O और प्रकाश पर्णहरित क्लोरोफिल में प्रकाश की जो सहायता से प्रकाश की लाइट की उपस्थिति में कौन बनता है? ग्लूकोज बनता है, C6H12O6। इसका फॉर्मूला ग्लूकोज का याद रखिएगा, C6H12O6। और जल बनता है H2O, उसके बाद ऑक्सीजन जनरेट होता है, उसी से हम लोग सांस लेते हैं। ठीक है, तो ये जो ये 6, 12 ये सब लिखा गया इसको संतुलित करने के लिए। ठीक है, अगला पॉइंट देख लेते हैं। पृथ्वी पर कुल प्रकाश संश्लेषण का लगभग 90% भाग जलीय पौधे और शैवालों द्वारा होता है। पृथ्वी पर जो जितना ही प्रकाश संश्लेषण क्रिया होता है इसका 90% भाग जो है जलीय पौधे और शैवालों द्वारा होता है। फिर समुद्र के अंदर जो पौधे रहते हैं, शैवाल रहते हैं, ठीक है, एल्गी रहते, जो भी है पौधा, तो ये जलीय पौधा 90% प्रकाश संश्लेषण करता है। इसमें से लगभग 50% भाग समुद्री फाइटोप्लैंक्टन्स द्वारा तथा शेष भाग स्थलीय पौधों द्वारा होता है। पौधों के प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से उत्पन्न समस्त ऑक्सीजन जल से प्राप्त होती है। ठीक है, अगला पॉइंट दिया गया, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा हरे पौधों भोज्य पदार्थ का निर्माण करते हैं। यदि प्रकाश संश्लेषण क्रिया होता है तो हरा पौधा जितना भी हरे पौधे हैं अपना भोजन तैयार करते हैं और उसी से वो वृद्धि कर पाते हैं। इस क्रिया में पौधे प्राकृतिक रूप से सूर्य के प्रकाश से ही ऊर्जा ग्रहण करते हैं, किंतु समुद्री शैवाल चंद्रमा के प्रकाश से भी ऊर्जा ग्रहण कर लेते हैं। क्वेश्चन पूछ सकता है, आपको कोर्ट में दे सकता है कि क्या समुद्री शैवाल जो है चंद्रमा के प्रकाश से भोजन बना पाते हैं? यस, बना पाते हैं। अगला पॉइंट है, विद्युत प्रकाश में भी पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। रात के समय यदि आप लाइट बारिएगा टॉर्च से, हैवी यदि टॉर्च रहेगा तो उससे भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो जाती है। ठीक है, साइटोप्लाज्म के अंदर प्रकाश संश्लेषण की अंधेरी अभिक्रिया डार्क रिएक्शन को ब्लैकमैन अभिक्रिया भी कहा जाता है।
यह क्रिया क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में संपन्न होती है क्योंकि इसमें ऐसे एंजाइम भाग लेते हैं जो कि वातावरण के लिए CO2 का अपचयन करके शर्करा में परिवर्तित कर देते हैं। अगला पॉइंट है प्रकाश अवशोषित करने वाले अणुओं को प्रकाश संश्लेषी वर्णक कहते हैं जो क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में पाए जाते हैं। ये ग्रेना भाग में हरित लवक के ग्रेना में पाया जाता है, ठीक है। ये मुख्यतः नीला, बैगनी, लाल, नारंगी किरणों को अवशोषित करता है। मुख्यतः ये रंग को ज़्यादा अवशोषित करते हैं, सबसे ज़्यादा लाल को। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सर्वाधिक रेड में होता है। अगला पॉइंट दिया गया प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्लोरोप्लास्ट नामक कोशिकांग में संपन्न होती है। क्लोरोप्लास्ट में हरे रंग का वर्णक क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट में क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है। और अगला पॉइंट देख लेते हैं, DNA और RNA दोनों की उपस्थिति क्लोरोप्लास्ट का एक लक्षण है। उसमें DNA RNA दोनों होता है जो उसे स्वप्रकृति के योग्य बनाता है। मैग्नीशियम क्लोरोफिल का एक प्रमुख तत्व है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा कि क्लोरोफिल में के अंदर कौन सा तत्व रहता है? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के अतिरिक्त क्लोरोफिल में कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन भी उपस्थित रहते हैं। अगला पॉइंट है प्रकाश तापक्रम कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल प्रकाशन की क्रिया को नियंत्रित करने को वाह्य कारक हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को नियंत्रित करने वाले वाह्य कारक कौन कौन से हैं? प्रकाश है, तापक्रम, कार्बन डाइऑक्साइड, जल है। प्रकाश संश्लेषण पर प्रकाश का प्रभाव 3 प्रकार से होता है। यह है प्रखता, इंटेंसिटी, प्रकाश का प्रकार, क्वालिटी, और उसके अंतराल पर, तीनों पर प्रभावित होता है। दुर्लभ प्रखता के प्रकाश में संभवतः पर्णरंध्रों के न खुलने से तथा प्रकाश की लाइट यदि तगड़ा होगी उसमें क्या होगा? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अधिक हो पाएगी, अधिक से अधिक भोजन बना पाएंगे पेड़ पौधे। गैसीय विसरण बहुत धीमी दर से होने के कारण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हो पाती है। जैसे जैसे प्रकाश की तीव्रता बढ़ती है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया आरंभ हो जाती है। यानी प्रकाश की जो लाइटें हैं, धूप हैं, अधिक तेजी से रहेंगे तो पौधे भोजन अपना अधिक बना पाएंगे। अब ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा धूप पौधे ही सूख जाएं, तथा गति प्राप्त करती है। विभिन्न तरंगदैर्घ्य के प्रभाव के संबंध में अधिकतम प्रकाश संश्लेषण लाल प्रकाश 650 नैनोमीटर में तथा द्वितीय अधिकतम नीले प्रकाश 475 नैनोमीटर में पाया जाता है। यानी पहले ही बोले थे आपको कि जो मैक्सिमम जो प्रकाशन क्रिया होती है, ज़्यादा रिएक्टिविटी कौन होता है? लाल रंग के प्रकाश, और उसके बाद नीले रंग के प्रकाश होता है। हालांकि पर्ण हरित लाल प्रकाश की अपेक्षा नीला प्रकाश अधिक अवशोषित करता है, परंतु प्रकाश संश्लेषण में सर्वाधिक प्रयोग लाल प्रकाश का ही होता है। अवशोषण में नीला ही होता है, ठीक है। बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम तथा आवृत्ति सबसे अधिक होता है। बैगनी का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, सिंपल बात है, लेकिन आवृत्ति सबसे ज़्यादा होता है। यानी ये ध्यान रखना है आपको कि आवृत्ति और तरंगदैर्घ्य एक दूसरे के अपोजिट है, जबकि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक और आवृत्ति न्यूनतम होती है, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में हरे पौधे प्रकाश ऊर्जा, लाइट एनर्जी को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित कर देते हैं। प्रकाश ऊर्जा किसमें? रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं, जिससे पौधे अपना भोजन बना सके, जो पौधों में कार्बन पदार्थ के रूप में संचित हो जाती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया 2 चरणों में संपन्न होती है। पहले चरण में प्रकाश पर निर्भर प्रक्रियाओं द्वारा प्रकाश ऊर्जा ATP और NADPH के रूप की ऊर्जा संचित करने वाले अणुओं के निर्माण में प्रयुक्त होती है। दूसरे चरण में प्रकाश का पर प्रत्यक्ष रूप से निर्भर नहीं, परंतु प्रकाश अभिक्रियाओं के उत्पादन पर निर्भर प्रक्रियाओं केल्विन चक्र द्वारा इन उत्पादकों का प्रयोग कार्बन डाइऑक्साइड के स्थिरीकरण और न्यूनीकरण में किया जाता है। तो देखिए अगला पॉइंट समझते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान ग्लूकोज के प्रत्येक अणु के संश्लेषण में ATP की 18 अणु शामिल होते हैं। पूछ देगा क्वेश्चन की ATP कितने अणु शामिल होते हैं? 18 अणु शामिल होते हैं। इसमें देखते हैं क्लोरेला एक पौधा है। क्लोरेला क्लोरोफाइटा से संबंधित एक कोशिकीय हरित शैवाल है। क्या है? एक हरा भरा शैवाल है कि एक प्रजाति है। सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलने की क्लोरेला की दक्षता 10 से 12% होती है। 10 से 12 बहुत ज़्यादा होता है इसका। गहरे समुद्र में सतह से 400 से 8000 फीट तक की गहराई में पाए जाने वाले जीवाणु जैसे ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया और अवरक्त की विकिरणों के प्रयोग द्वारा प्रकाश संश्लेषण का कर ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। अब सोचिए 8000 फीट अंदर तक प्रकाश संश्लेषण, जो पेड़ पौधे हैं, बैक्टीरिया है, शैवाल हैं, वो अपना प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर पाते हैं। ठीक है, चलिए थ्योरी हम लोग समझ चुके हैं और आगे देखते हैं। थ्योरी समझ चुके हैं, ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव नंबर 1 है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोफिल का घटक नहीं है। तो क्लोरोफिल में क्या क्या होता है? कार्बन होता है, CO2 होता है, हाइड्रोजन होता है,
जल होता है तो, मैग्नीशियम होवे करता है। इसमें क्या होगा, कैल्शियम नहीं होगा। कौन होगा, कैल्शियम, ये दांत में होता है, कैल्शियम हड्डी में होता है, ठीक है। मैग्नीशियम क्लोरोफिल के अलावा क्या रहता है, कार्बन रखता है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन उपस्थित रहता है। पर्णहरित में से कौन सा तत्व पाया जाता है, पर्णहरित वही क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो मैग्नीशियम पाया जाता है। कौन, मैग्नीशियम, मैग्नीज नहीं, मैग्नीशियम, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्लोरोफिल में पाया जाता है मैग्नीशियम, सेम क्वेश्चन है। प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल का उपयोग किया जाता है किस लिए, प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल का उपयोग किया जाता है प्रकाश को अवशोषित करना, ठीक है। प्रकाश अवशोषित कहाँ होता है, क्लोरोफिल की उपस्थिति में, और इसमें मैग्नीशियम पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोप्लास्ट का एक लक्षण है जो उसके स्वप्राकृतिक के योग्य बनाता है, इसमें क्या होगा, डीएनए और आरएनए दोनों उपस्थित होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा इसका, थ्योरी देख चुके हम लोग। और अगला क्वेश्चन है, साइटोप्लाज्म के अंदर प्रकाश संश्लेषण की अंधेरी अभिक्रिया का वास्तविक स्थल होता है, क्या होता है, अंधेरा में जो बनाते हैं उसका क्या होता है, इसका देख लेते हैं आंसर। ये ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, एस्ट्रोमा, एस्ट्रोमा, एस्ट्रोमा होगा। कि साइटोप्लाज्म के अंदर प्रकाश संश्लेषण की अंधेरी अभिक्रिया, डार्क रिएक्शन को ब्लैकमैन अभिक्रिया भी कहा जाता है, यह क्लोरोप्लास्ट के एस्ट्रोमा में संपन्न होता है। किसमें, एस्ट्रोमा में संपन्न होता है, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद है क्या, क्या बनता है प्रकाश के बाद, ऑक्सीजन बनता है, ग्लूकोज ऑक्सीजन, ठीक है। तो मेनली ऑक्सीजन का हम लोग को जरूरी है, इसलिए ऑक्सीजन उत्पादन होता है। 8 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कथन ए है, कथन और कारण है। प्रकाश संश्लेषण में सूर्य के प्रकाश की विकिरण ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलकर खाद्य पदार्थों में संचित किया जाता है। प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद ग्लूकोज शर्करा है, जो शीघ्र ही मांड स्टार्च बदल जाती है। अंतिम उत्पाद तो ऑक्सीजन होना चाहिए, वैसे शर्करा भी है, व्याख्या करता है, शर्करा भी है, ठीक है, शर्करा भी है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, दोनों सत्य है और ये RA की व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ऑक्सीजन को प्रकाश संश्लेषण से उत्पन्न होती है, ऑक्सीजन जो प्रकाश संश्लेषण से उत्पन्न होती है आती है जल से, सिंपल है, जल H2O टूट करके क्या बनता है, ऑक्सीजन बनता है जल से। और हरे पौधों को प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में होता है, क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेना, ऑक्सीजन को छोड़ना, सिंपल बात है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। ग्लूकोज का सूत्र C6H12O6, ऑप्शन नंबर सी पढ़ चुके हैं। प्रकाश संश्लेषण में पौधों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी गैस उत्पन्न होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड। प्रकाश संश्लेषण में पौधों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी गैस उपयोगी की जाती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे अवशोषित करते हैं CO2, सिंपल है, ये भी सेम क्वेश्चन है, आवश्यक है, CO2 आवश्यक है प्रकाश संश्लेषण के लिए। देखिए यहाँ फंसिएगा नहीं, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है, पहले उसको जरूरी क्या है, जरूरी है CO2 का, ठीक है, क्योंकि ये CO2 मिलेगा तब भोजन बना पाएंगे और ऑक्सीजन रिलीज करेंगे। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए किसकी उपस्थिति आवश्यक नहीं है, देखिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं है, सिंपल है, ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं, वो तो रिलीज करेंगे ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन मुक्त होगा। पौधों द्वारा ली गई विकिरण ऊर्जा निम्न परिमाण देती है, ये जल का प्रकाश अपघटन क्या देती है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, जल का प्रकाश अपघटन। 17वां क्वेश्चन है, पृथ्वी पर अधिकांश ऑक्सीजन उत्पादित होता है कहाँ से, शैवाल से। समुद्र में जो शैवाल पाए जाते हैं आप लोग देखे होंगे, सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन हम लोग को समुद्र से ही मिलता है, शैवालों से मिलता है, ठीक है। और 18 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी के संदर्भ में, पृथ्वी ग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित तत्वों पर विचार कीजिए। वर्षा वन महासागर द्वारा उत्पादित ऑक्सीजन की तुलना में अधिक ऑक्सीजन उत्पादित करते हैं। समुद्री पादप प्लवक प्रकाश संश्लेषी जीवाणु विश्व में ऑक्सीजन का लगभग 50% उत्पादित करते हैं। वायुमंडलीय हवा में विद्यमान ऑक्सीजन की तुलना में सुचारू रूप से ऑक्सीजन पृष्ठ जल में अनेक गुना अधिक ऑक्सीजन होती है। इसका देख लेते हैं, ऑप्शन बी सही है, केवल 2, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण होता है दिन और रात किसी में हो सकता है, क्योंकि अंधेरा में होता है, लाइट जलाइएगा तो दिन और रात दोनों में होता है प्रकाश संश्लेषण क्रिया, ठीक है। इसमें फंसता है मैक्सिमम लोग, प्रकाश संश्लेषण क्रिया दिन व अथवा रात में दोनों में होता है।
कितने क्वेश्चन है इसमें देख लेते हैं एक बार। 39 क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पौधे व पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? वही फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण। क्या हो जाएगा? फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण। वह क्रिया जिसके द्वारा पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं कहलाती है प्रकाश संश्लेषण। सिंपल बात है, क्वेश्चन से भी कुछ नहीं है, सिंपल है। प्रकाश संश्लेषण होता है क्लोरोप्लास्ट में, सूर्य की उपस्थिति में क्लोरोप्लास्ट में। प्रकाश के निम्नलिखित प्रकारों में किनका पौधों द्वारा तीव्र अवशोषण होता है? तो लाल का और किसका होगा? नीला का। लाल का तरंग ज्यादा होता है, उसके बाद नीला का तरंग होता है 475 नैनोमीटर, इसका 650। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश के डैश तरंग को अवशोषित करता है, तो लाल और नीला। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, लाल और नीला को। 25 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण हेतु सर्वाधिक क्रियाशील प्रकाश लाल रंग है। सिंपल, तरंग ज्यादा है, लाल रंग का तरंग ज्यादा है। प्रकाश संश्लेषण में कौन सा प्रकाश सबसे अधिक प्रभावी होता है? तो लाल रंग। कौन? लाल रंग। प्रकाश संश्लेषण में सूर्य के प्रकाश की कौन सी रश्मियों का पूर्ण हरित द्वारा सर्वाधिक उपयोग किया जाता है? तो लाल रंग का। कृत्रिम प्रकाश क्या करता है? प्रकाश संश्लेषण का कारण हो सकता है। ऑप्शन ये होना चाहिए, प्रकाश संश्लेषण का कारण हो सकता है, बिल्कुल राइट है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। प्रकाश संश्लेषण सूर्य का प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। बल्ब आदि के तीव्र कृत्रिम प्रकाश में भी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित ऊर्जा रूपांतरणों में से किसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपादित होती है? तो ये हो जाएंगे प्रकाश से रासायनिक ऊर्जा। किससे हो जाता है? प्रकाश ऊर्जा को किस में बदल देता है? रासायनिक ऊर्जा में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में एटीपी के कितने अणु ग्लूकोज के प्रत्येक अणु से संश्लेषित होता है? तो थ्योरी में हम लोग देख चुके थे 18 अणु। कितने अणु? 18 अणु। 31 नंबर क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है क्लोरोप्लास्ट में। कहाँ पे? क्लोरोप्लास्ट में एटीपी में बदल जाती है। 32 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण निम्नलिखित में से होता है किसमें? प्रकाश संश्लेषण द्वारा ना। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, प्रकाश संश्लेषण द्वारा। हरे पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण क्रिया में प्रयुक्त तो सौर ऊर्जा का रूपांतरण किस रूप में होता है? तो रासायनिक ऊर्जा में। प्रकाश किस में हो जाता है? रासायनिक ऊर्जा में। प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है? सौर ऊर्जा अस्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। किस ऊर्जा में हो जाता है? सौर ऊर्जा अस्थितिज ऊर्जा में रूपांतरित हो जाता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रम प्रकाश संश्लेषण में सम्मिलित है? तो इसका देख लेते हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, प्राप्यतम ऊर्जा अस्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित होता है और संचित हो जाती है। उसमें क्या हो जाती है? संचित हो जाती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन अधिकतम कुशलतापूर्वक सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है? ये क्लोरेला दिखाए थे आपको थ्योरी में कि क्लोरेला जो है 10 से 15% ज़्यादा मतलब क्षमता होता है उसमें प्रकाश ऊर्जा को सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करने का, क्लोरेला, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा पौधों की जड़ों का कार्य नहीं है? तो पौधे की जड़ का कार्य प्रकाश संश्लेषण करना नहीं है, परंतु पोषक तत्वों का अवशोषण करना है, जलों का अवशोषण करना है, पौधों को सहारा प्रदान करना है। प्रकाश संक्रिया पत्ती द्वारा होता है, ठीक है, पत्तियों में होती है। कहाँ होती है? पत्तियों में। अधोलिखित में से कौन सा पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता है? तो प्रकाश संक्रिया में कोई कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का फैलाव नहीं होता, बल्कि कार्बन डाइऑक्साइड खींचता है, वो लेता है और O2 छोड़ते हैं, जिससे हम लोग सांस ले पाते हैं। और लास्ट क्वेश्चन है, रात के समय यह सलाह दी जाती है कि पेड़ के नीचे न सोएं, क्योंकि पेड़ क्या करते हैं? रात में कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करते हैं ना, कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, कार्बन मोनोऑक्साइड मुक्त करते हैं। सॉरी, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, मोनोऑक्साइड दिया गया है। इसका देख लेते हैं थ्योरी।
तीन केस में सूर्य के प्रकाश उपस्थिति में पौधे श्वसन क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, लेकिन रात में ठीक इसके विपरीत ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त। यहाँ गलती दिया है ऑप्शन में, ठीक है, मोनोऑक्साइड नहीं होगा, कार्बन डाइऑक्साइड ही होगा। कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करते हैं, ऑप्शन अच्छा सॉरी सी ही है आंसर। 40 नंबर है, रात्रि में पेड़ के नीचे सोना हानिकारक है क्योंकि पेड़ छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। क्या छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, बिल्कुल राइट है। 41 नंबर क्वेश्चन है, सूर्य के प्रकाश के अदृश्य भाग से प्रकाश शोषण किया जाता है कुछ बैक्टीरिया द्वारा। बैक्टीरिया द्वारा भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किया जाता है। इसी के साथ ये प्रकाश संश्लेषण चैप्टर समाप्त हुआ और आगे कवर करेंगे पादप पोषण। बहुत इंपॉर्टेंट है ये पादप पोषण। तो अगला वीडियो देखना ना भूलें आप लोग। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि नए नए वीडियो का अपडेट मिलता रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।